नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आखिरी फेज के प्रचार के आखिरी दिन को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आखिरी फेज के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। स्टार कैंपेनर शाम 6 बजे तक धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। आखिरी फेज में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होता नजर आएगा। अंतिम चरण में देश की 57 सीटों पर मतदान होने हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। आखिरी फेज के प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम 6 बजे लोकसभा चुनाव के 7वें यानी कि अंतिम चरण का प्रचार प्रसार थम जाएगा। स्टार कैंपेनर इसी बीच धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। वहीं आपको बता दें, आखिरी फेज में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होती नजर आएगी। वहीं देश भर की अगर बात की जाए तो अंतिम चरण में देश की 57 सीटों पर मतदान होने हैं। आखिरी फेज के प्रचार का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में आज शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। बता दें, इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में वाराणसी सीट पर भी मतदान होने हैं। अब ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल के रण में हैं। उन्होंने मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आप भी सुनिए। जब मुझे बताया गया कि मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए जाना है, मैंने कहा कंगना जी के लिए तो जरूर जाऊंगा, और इसलिए जाऊंगा कि हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है, और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है। तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है, और अगर कोई कुछ बाल बांका भी करेगा यहां की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जनता से वोट की अपील की। बता दें कि इस दौरान राजनाथ सिंह ने एक बार फिर जीत का दावा किया। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। रामकोला के रहने वाले लोग यदि विदेशों में होंगे, आप उनसे पूछिएगा भारत के लोगों के प्रति आज के 10 साल पहले किस प्रकार का भाव था, और आज विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के प्रति क्या भाव है। जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। बहनों भाइयों, 25 वर्षों से तो मैं विदेशों में जा रहा हूं। विदेशों के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे विचार व्यक्त करने का मौका कई बार मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं।
मैं पहले देखता था कि हम लोग भाषण देने के लिए भारत के लोग खड़े होते थे तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए लोग नहीं सुनते थे, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत, यह भारत का कद बना है। जो काम बुलेटिन सीधा चलेंगे महाराजगंज, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, आपको सुनवाते हैं। बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और मीडिया वालों के लिए भी 4 जून खुशखबरी वाला दिन है। इनके लिए भी आजादी का दिन है। उस दिन ये भी आजादी मनाएंगे। बताओ आप लोग आजादी मनाओगे कि नहीं मनाओगे? चेहरे से तो लग रहा है कि अभी से ही ये खुशी मनाने लगे हैं। और मुझे जनता का समर्थन तो दिख ही रहा है, लेकिन हमें अपने प्रेस के साथियों का भी समर्थन लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि महाराजगंज इस बार पलटने जा रहा है, बदलने जा रहा है, वीरेंद्र चौधरी जी को जिताने जा रहा है। जहां हमारे किसान के सामने संकट पैदा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने तैयारी की, बड़े कोचिंग कर करके, और इन्होंने परीक्षाओं की तैयारी की। जब भी ये लोग परीक्षा देने गए और घर लौट करके आए तो पता लगा कि जो परीक्षा लिख करके आए उसका पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया है। और अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं या जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सबके पेपर लीक करा दिए। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं। और इसलिए किए कि जिससे कि आपको नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए पेपर लीक किए हैं। और पेपर लीक होने से आपको नौकरी तो मिली नहीं है, लेकिन जरा सोचना जाकर के, इन बीजेपी के लोगों ने 10 साल में आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया है। 1/3 जीवन बर्बाद किया है। न केवल इन्होंने नौकरियों के पेपर लीक कराए, बल्कि हमारा यहां का नौजवान जानता होगा, जो सपना देखता था कि भाग दौड़ कर करके जब फौज में भर्ती हो जाएगा तो उसे वर्दी पहनने को मिलेगी, उस सपने को भी तोड़ने का काम किया। जो नौकरी पक्की थी, उस नौकरी को आधा अधूरा बना दिया। और ऐसा आधा अधूरा बनाया अग्निवीर वाली व्यवस्था में कि अगर वो शहीद हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलेंगी। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पहले की तरह जो पक्की नौकरी थी, पक्की वर्दी पहनने को मिलती थी, वैसी ही आपको पक्की वर्दी और नौकरी देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि आप जानते होंगे, सब लोगों ने बताया होगा मन से, कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने जानबूझ करके नहीं भरी। ये जानते थे कि अगर भरेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी। 30 लाख नौकरियां अभी भी खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप तैयारी करिए, सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां आपको दे करके देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम अपने खाकी वर्दी पहनने वालों को भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की। ये अगर बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये जब मैं कहता हूं तो यही हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग प्रेस से सवाल करवाते हैं कि बताओ कैसे हो सकता है ये। तब मैं प्रेस के लोगों को जवाब देता हूं कि बताओ आपको क्या पता था कि बैंकें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे?
क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरियां संविदा पर आउटसोर्स में चली जाएंगी? क्या आपको पता था जीएसटी लागू करके आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी जब आपको? लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पूरे देश में सियासत का केंद्र बन गई है। एक तरफ बीजेपी से काशी के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ कांग्रेस से अजय राय मैदान में है। ऐसे में काशी का रण बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। इसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। इनके अलावा इसे मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। वाराणसी में महासंग्राम। वाराणसी सीट क्या है खास? क्यों मची है पॉलिटिक्स वॉर? काशी में क्या है चुनावी माहौल? दुनिया भर में सियासत के लिहाज से भी काशी का नाम लिया जाता है। इसकी वजह भी साफ है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। एक बार फिर पीएम मोदी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वाराणसी लोकसभा सीट आकर्षण का केंद्र है। वाराणसी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी दंगल में उतारा, तो वहीं सूबे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है और ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस ने सीट से अजय राय को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अतहर जमाल लारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से वाराणसी जीत रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी इस सीट से मैदान में हैं। वाराणसी कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही थी। इस सीट पर अभी तक 7 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है, तो वहीं बीजेपी भी 7 बार चुनाव जीत चुकी है। एक बार जनता दल और सीपीआई भी ये सीट पर जीत का परचम लहरा चुके हैं। हालांकि 17 लोकसभा चुनावों में कभी भी सपा और बसपा ने जीत दर्ज नहीं की। चलिए ग्राफिक्स के जरिए वाराणसी सीट का चुनावी इतिहास आपको बताते हैं। 1952 में रघुनाथ सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीते। 1962 में भी रघुनाथ सिंह की जीत हुई। 1967 में सत्यनारायण सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जीते। 1971 में राजाराम शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। 1977 में चंद्रशेखर इंडियन नेशनल लोकदल से विजयी हुए। 1980 में कमलापति त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। 1984 में श्यामलाल यादव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। 1989 में अजय यदुवंशी जनता दल से जीते, तो वहीं 1991 में श्रीश चंद्र दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के जीते। 1996 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शंकर प्रसाद जायसवाल की जीत हुई। 1998 में भी शंकर प्रसाद जायसवाल बीजेपी से जीते। 1999 में शंकर यादव बीजेपी से जीते। 2004 में डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते। 2009 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए और साल 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी इस सीट से जीते। अगर बात साल 2014 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट से बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं उनको चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में थे। इस चुनाव में पीएम मोदी को 5,81,022 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह पीएम मोदी ने चुनाव करीब 3,71,000 मतों से जीता था। वहीं साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सभी की निगाहें सीट पर थीं।
यहां से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर उतरे। पीएम मोदी के खिलाफ सपा बसपा गठबंधन ने बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर को चुनावी दंगल में उतारा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मैदान में थे, लेकिन पीएम मोदी को भारी मतों से बम्पर जीत मिली। बात करें वाराणसी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण की, तो वाराणसी लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी वोटर्स की काफी संख्या है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी अहम है। अनुमान के मुताबिक ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 3 लाख, करीब 3 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर्स, गैर यादव ओबीसी वोटर्स की संख्या करीब 3 लाख, कुर्मी मतदाताओं का आंकड़ा करीब 2 लाख, वैश्य वोटर्स करीब 2 लाख, भूमिहार मतदाता करीब 1.5 लाख, अनुसूचित जातियों के वोटर्स की संख्या करीब 1 लाख और यादव मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख है। वाराणसी सीट से समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय चुनावी मैदान में हैं। वो पहले भी पीएम मोदी के हाथों बुरी तरह हार चुके हैं, लेकिन इस बार वो गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कितना मुकाबला कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। लखनऊ में नगर निगम ने एक तरफ नगर बस स्टैंड किया बंद, दूसरी तरफ वजीरगंज रेजिडेंसी में अवैध पार्किंग कर सरकार को लगा रहे हर महीने लाखों का चूना। अलीगढ़ में बीकेयू टिकैत ने कई मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी न होने पर पदाधिकारी करेंगे एक बड़ा आंदोलन। अलीगढ़ में गर्मी का कहर, तापमान 45 डिग्री के पार, आमजन के बाद विद्युत ट्रांसफार्मरों को पड़ी कूलर की जरूरत। उन्नाव में चिलचिलाती गर्मी में ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने की वजह से लग रही आग, बिजली विभाग ने की अनूठी पहल, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाए कूलर। फिरोजाबाद में मकान के बेसमेंट की खुदाई कर रहे युवक की हुई मौत, मिट्टी और ईंट ऊपर गिरने से हुआ हादसा, अनंत फानन में लोग लेकर पहुंचे अस्पताल, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पीलीभीत में 4 साल के बच्चे को लगा लोहे के कूलर से तेज करंट, परिजनों ने 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए किया फोन, ऑपरेटर करीब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस न होने की दी जानकारी। अमरोहा में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े फैक्ट्री में घुसकर मैनेजर को पीटा, मुरादाबाद से विधायक लिखी गाड़ियों में सवार होकर आए थे बदमाश। प्रयागराज के कल्याणी देवी उपकेंद्र इलाके में केबल में लगी आग, विद्युत आपूर्ति हुई ठप, पूरी रात लोग रहे परेशान। लखीमपुर खीरी में दीवार बनवाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दिन दहाड़े करीब आधे घंटे तक कई राउंड की हुई फायरिंग से दहशत, एसएसपी ने लाठीचार्ज कर बमुश्किल हालातों पर पाया काबू। पीलीभीत जंक्शन पर जीआरपी पुलिसकर्मियों ने रेलवे के कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा, कई कर्मचारियों को आई चोटें, कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में पंचर बनाने वाले युवक की दबंगों ने की जमकर पिटाई, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में दावत खाकर घर लौट रहे पूर्व प्रधान के बड़े भाइयों पर रंजिशन, दबंगों ने बोला हमला, आधा दर्जन दबंगों ने बरसाई लाठियां, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, आरोपियों के खिलाफ दर्ज हैं कई आपराधिक केस। अमेठी में पुलिस का खौफ खत्म, मामूली बात को लेकर दबंग ने पिस्टल निकालकर युवाओं को धमकाया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रामपुर में महिला सिपाही का वीडियो वायरल, एसओ से अभद्रता के बाद एसपी ने किया निलंबित। फिरोजाबाद पुलिस और हत्या करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों के बीच हुई मुठभेड़, 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली, उपचार के लिए भेजा हॉस्पिटल। अलीगढ़ में कूड़ा निस्तारण प्लांट के कूड़े के ढेर में लगी भयंकर आग, आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी, कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 3 लुटेरे गिरफ्तार, शराब व्यवसायी से की थी लूट।
लखीमपुर खीरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजस्थान से चोरी कर भागे 2 नेपालियों को किया गिरफ्तार। लगभग 2 लाख रुपए और 15 लाख के जेवर बरामद। सहारनपुर में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी हुई 7 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी भी बरामद। अमरोहा में चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 5 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। एक जिंदा गौवंशीय पशु, पिकअप गाड़ी, 3 तमंचे, कारतूस भी बरामद। सहारनपुर में जमीनी विवाद पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास। सूचना मिलने पर एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे आयुक्त कार्यालय। कानपुर के फजलगंज में रात भर अवैध रूप से बेची जा रही शराब। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इटावा में लोकसभा निर्वाचन चुनाव की मतगणना को लेकर पुलिस ने कसी कमर। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने की मॉक ड्रिल। विषम परिस्थितियों में खुद को बचाने के लिए दिए निर्देश। नोएडा सेक्टर 100 में एक फ्लैट में एसी फटने से लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।